हेलो बच्चों, आज क्लास 12th में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं। विद्युत रसायन जिसे बोला जाता है, नाम से ही समझ में आ रहा है विद्युत रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा यानी इंटरचेंज जब किया जाता है तो उससे रिलेटेड क्या क्या हम देखते हैं, किस तरह की घटनाएं होती है, उसके जितनी भी प्रॉपर्टी, किस तरह से इसको एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, वो सारी जो चीज़ें हम अध्ययन करते हैं वो किसमें करते हैं, विद्युत रसायन में। यानी विद्युत रसायन के अंतर्गत केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में इंटरचेंज किया जाता है। ऐसी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जब इस एनर्जी को एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, यानी हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी, तो हमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी युक्ति, एक साधन की ज़रूरत होती है जो इस चीज़ को एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करे। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा, जैसे विद्युत मोटर है, विद्युत जनित्र है, ये सारी चीज़ें क्या करती है, एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्शन करती है, जिनके एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह से हम एक एनर्जी, इन एनर्जी को दूसरे एनर्जी में यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो एक ऐसे साधन की ज़रूरत होती है, ऐसी युक्ति की ज़रूरत होती है, उसे हम सेल कहते हैं। सेल ऐसी युक्ति है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और जब हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी या केमिकल को इलेक्ट्रिक में, तो ये सेल कितने प्रकार के हो गए, इस बेसिस पे 2 प्रकार के हो गए। एक कौन सा हो गया, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में, और दूसरा जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। 2 तरह के सेल हो गए, तो 2 टाइप्स, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो जो सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना, जो सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उन सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या विद्युत रासायनिक सेल, जिसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल भी कहते हैं। जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो क्या बोलेंगे इसको, विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इसका जस्ट अपोजिट जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उन्हें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी कि विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इस तरह से 2 टाइप के सेल होते हैं। जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो ये रिएक्शन अपने आप होती है। जैसे आपने ऊष्मागतिकी में पढ़ा है स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो अपने आप होती है। जैसे उसमें कई एग्जाम्पल कि जब गैस को खुला छोड़ दिया जाए तो एक कमरे में, तो गैस क्या हो रही है, अपने आप पूरे कमरे में फैल रही है। उसे मिक्स करने की, 2 गैस हैं, उसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वो अपने आप फैल रही है ना। जो रिएक्शन अपने आप हो रही है उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो रिएक्शन क्या हो रही है, ये ऊर्जा अपने आप कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। इसे क्या बोला, इसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है ये। और इसी तरह से इसके जस्ट अपोजिट है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, इसे कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, जो कि क्या होता है, उसको किसी न किसी हमको यूज़ करना होता है कि हम जिससे ये एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो सके। तो ये तो अपने आप हो जाती है, और ये रिएक्शन अपने आप नहीं होती, इसलिए इसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं। जब हमने स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम पढ़े थे तब वहाँ पे देखा था कि जो स्वतः अभिक्रियाएं हो जाती है उनमें डेल्टा जी इज लेस देन 0 होता है, और इसका जस्ट अपोजिट होता है अस्वतः के लिए, ठीक है। तो ये ऊष्मागतिकी के अकॉर्डिंग हमने भी पढ़ा हुआ है। अब देखते हैं, हम पहले देखते हैं विद्युत रासायनिक सेल होते क्या है, किस तरह से इसमें केमिकल एनर्जी को
इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इससे पहले जब हम इस चीज़ को समझते हैं कि केमिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है, यानी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की। जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ धातुएं, कुछ जो मटेरियल होते हैं वो तो विद्युत के सुचालक होते हैं और कुछ मटेरियल जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। इस वजह से यानी कि हम कह सकते हैं किसी में तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है और किसी में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे एक मेन फैक्टर होता है जो इसको जो ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रिसिटी को। किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो दो रीज़न होते हैं। दो रीज़न कौन कौन से होते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो के, या फिर आयंस का ट्रांसफ़र हो। यानी हम जब इलेक्ट्रिसिटी बताते हैं कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, हम तो दो चीज़ देखते हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसे मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, वहाँ पे वो विद्युत की सुचालक होती है। या फिर ऐसे पदार्थ देखते हैं जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसमें आयन एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे हम मेटल की किसी की बात करें तो वो हम मेटल की बात करते हैं, तो जब उसको इलेक्ट्रिसिटी उसमें जनरेट करते हैं तब हम देखते हैं कि उसमें करंट आने लगता है। क्यों करंट आने लगता है? क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होने लग जाते हैं। इसी तरह से जब आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा कि आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़े हुए हैं कि अगर हम नमक को लें और अगर हम सॉलिड नमक को लेते हैं, सॉलिड नमक के अंदर अगर हमने इलेक्ट्रोड्स डाल दिए हैं, ठीक है, सॉलिड नमक के अंदर हमने इलेक्ट्रोड्स डाल दिए और इन इलेक्ट्रोड्स को कर दिया हमने कनेक्ट बैटरी से, ठीक है। तो जब इनको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो सॉलिड स्टेट में अगर सॉल्ट है तो अगर उसमें बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती। हम यहाँ पे बल्ब लगा के देख सकते हैं। लेकिन यही चीज़ हम जब NaCl का, नमक का सॉल्यूशन बनाते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी, उसमें इस तरह से इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करके हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे ये बल्ब जलने लग जाता है। या फिर हम देखते हैं कि अगर शक्कर का विलयन लिया है और उसमें हम इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी लगा के देख रहे हैं, तार को कनेक्ट कर दिया तो बल्ब नहीं जल रहा है। तो ये सारे जो रीज़न हैं ये क्यों हो रहे हैं कि क्यों NaCl के जलीय विलयन में ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है क्योंकि जब यहाँ पर वो विलयन अवस्था में होता है, क्योंकि NaCl जो है, नमक जो है, वो एक वैद्युत अपघट्य है। वो वैद्युत अपघट्य है यानी जब उसको विलयन अवस्था में जब वो होगा तो वो अपने आयनों में ब्रेक हो जाएगा। जब ये अपने आयनों में ब्रेक होता है Na+ और Cl- आयन, तो ये आयन जब ब्रेक होता है तो ये विपरीत इलेक्ट्रोडों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यानी सोडियम जो आयन है वो जाएगा कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता है और क्लोराइड जो आयन है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे जाने की वजह से, ट्रांसफ़र होने की वजह से इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। लेकिन यही चीज़ हम सॉलिड में जब कर रहे थे तो वहाँ पे Na+ और Cl- आयन फ्री नहीं हो पा रहे थे। जब आयन फ्री नहीं हो पाते हैं तो वो ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, मूव कैसे करेंगे? इसलिए विलयन अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक सॉल्यूशन, एक हमने क्या लिया है, नमक लिया है और उसका सॉल्यूशन बना रहे हैं और फिर उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो वो इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा उसमें अपघटन हुआ ना। और तो ये जो है ये किस में आ जाते हैं? वैद्युत अपघटनी सेल में आ जाते हैं। तो वैद्युत अपघटनी सेल में जो इलेक्ट्रिसिटी हम कह रहे हैं, विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है? आयंस के थ्रू। वहाँ पे हम किसकी बात करते हैं? आयन ट्रांसफ़र की बात करते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखते हैं तब वहाँ पे हम किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। जब एक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरे पे ट्रांसफ़र होता है तब वहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस तरह से हम इसको समझेंगे। देखते हैं पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं।
इसको थोड़ा सा छोटे से एक्सपेरिमेंट से जो कि हमको रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में समझाएगा, देखते हैं। जैसे आपने देखा 11th में थोड़ी सी रेडॉक्स रिएक्शन आई थी, एक चैप्टर था, उसमें हमने पढ़ा था कि कुछ धातु जो क्रियाशील होती है वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करती है, ट्रांसफ़र करती है, उसको क्या कहते हैं हम, ऑक्सीकरण क्रिया। और जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन वो क्रिया क्या कहलाती है, वो अपचयन कहलाती है, रिडक्शन। तो सपोज़ हमने एक सॉल्यूशन लिया है यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और इसमें हमने डाली है एक जिंक की इलेक्ट्रोड, जिंक रॉड। ओके, ये जो है जिंक रॉड। जब इसमें हम देखते हैं तो थोड़ी देर में क्या चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस देखते हैं कि ये जो कॉपर सल्फेट जो कि कैसा कलर था, ब्लू कलर का था, ठीक है। और जिंक रॉड पर अभी कोई कलर नहीं है, लेकिन क्या होता है कि कॉपर सल्फेट, क्योंकि यहाँ पर कॉपर और जिंक में से कौन ज़्यादा क्रियाशील धातु है, जिंक ज़्यादा क्रियाशील धातु है। जो भी ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है उसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज करना, ट्रांसफर करना, त्यागना। तो जिंक क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाते हैं, इस रोड पर, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो कॉपर +2, जो कि कॉपर के ऊपर +2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत होती है, तो ये जो जिंक के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ये गेन कर लेते हैं और कॉपर बना देते हैं। और कॉपर बनाने के कारण यहाँ पर क्या हो जाती है, एक परत सी जमने लग जाती है, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, एक चीज़ और इसमें हम देख सकते हैं, थर्मामीटर डाल के, कि थर्मामीटर में जब हमने इसमें कुछ भी, थर्मामीटर में क्या होता है, हम देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ता है जब हम थर्मामीटर से चेक करते हैं। तो यहाँ पे थर्मामीटर से कैसे, यहाँ पे एक रिएक्शन हम देख रहे हैं कि उसमें हीट जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है या शोषीय अभिक्रिया है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, धीरे धीरे थर्मामीटर का टेम्परेचर भी राइज होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है। धीरे धीरे जब थोड़ी देर बाद ये क्या होता है, कॉपर का जो कलर है वो ब्लू से कलरलेस की तरफ होने लग जाता है, धीरे धीरे इसका कलर उड़ने लग जाता है, कलर फेड हो जाता है। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 2 रिएक्शन हो रही थी, एक रिएक्शन हो रही थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन हो रही थी रिडक्शन। जब जिंक जो कि ऑक्सीकरण अवस्था इसमें होती है इसकी 0, ये जिंक ज़्यादा क्रियाशील है, ये ऑक्सीकृत होता है और यहाँ पर ये जिंक +2 आयन में कन्वर्ट होता है और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। इसी तरह से जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उस कॉपर सल्फेट में यहाँ इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2 के फॉर्म पे, और ये जो है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इन 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेता है, ले लेता है और ग्रहण करके Cu में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती है 0, ठीक है। यहाँ Cu हो जाता है और ये जो जिंक है, अब इसको देखते हैं हम, दोनों रिएक्शन, एक रिएक्शन में तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक रिएक्शन में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, देन सेकंड रिएक्शन में क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और इन दोनों रिएक्शन को मिला के हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और यहाँ पर रिडक्शन। तो ये दोनों प्रोसेस जब साथ में चलती है, हमने देखा था जब ऑक्सीकरण अपचयन वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें देखा था कि अर्ध अभिक्रिया होती है 2, एक ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया होती है और एक अपचयन अर्ध अभिक्रिया होती है, और इन दोनों को मिला के हम कहते हैं उसको रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलती रहती है। तो इसलिए यहाँ पर जो Cu+2 था वो किस में कन्वर्ट होता है, Cu में, जो रिडक्शन होता है। तो इसी तरह से अगर हम ये रिएक्शन अलग अलग पात्र में देखें तो एक सेल का निर्माण हो जाता है। एक तरफ हम ऐसे पदार्थ रखते हैं जिनमें कि ऑक्सीकरण हो और दूसरी तरफ हम वो रखते हैं जिनमें कि रिडक्शन होता है और उससे सेल का निर्माण होता है। किस तरह से सेल का निर्माण होता है, ये जो मैंने बनाया है, ये एग्जाम्पल लिया है मैंने
गैल्वेनिक सेल का ही। गैल्वेनिक सेल जिसको हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उन्हें कहते हैं, और वोल्टेज सेल भी इन्हीं को कहा जाता है। इनका एक एग्जाम्पल है डेनियल सेल। डेनियल सेल में क्या लेते हैं, जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स और जो विद्युत अपघट्य यूज़ करते हैं वो हम जिंक और कॉपर लेते हैं, तो उसके निर्माण को हम डेनियल सेल से समझते हैं। ये सारा जो एग्जांपल लिए हैं ये सब डेनियल सेल से ही समझ के लिए हैं। तो यहाँ पर हम डेनियल सेल देखते हैं। यहाँ पर क्या करा है, 2 पात्र लिए हैं। जैसे मैंने पहले बताया था उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही पात्र में बताया था, लेकिन जब हम सेल का निर्माण कर रहे हैं तो वहाँ पे हमने 2 पात्र लिए हैं, जिसमें एक साइड तो हो रही है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक साइड हो रही है रिडक्शन रिएक्शन। जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन जिस तरफ होगा, यानी कि ज़्यादा क्रियाशील धातु इस तरफ लेनी पड़ेगी। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिया है जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन जो विद्युत अपघट्य यूज़ करेंगे वो भी किसका करेंगे, जिंक का ही करेंगे, वो भी यहाँ पर जिंक का ही करते हैं। तो जिंक सॉल्यूशन लेते हैं, यहाँ जिंक सल्फेट लिया है जैसे, और इसी तरह से यहाँ दूसरी साइड जिसमें रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि कॉपर इससे कम क्रियाशील धातु है, इसको हमने इस साइड ले लिया, और कॉपर का इलेक्ट्रोड है किसके अंदर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। जिसका भी हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं उसके सॉल्यूशन में इसको रखा जाएगा। इसको कनेक्ट कर दिया गया है अमीटर से कनेक्टिव वायर लगा के। ये कनेक्टिव वायर ऐसा नहीं कि इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ये सिर्फ यहाँ से हमें इस कनेक्ट करके इस वायर को एमीटर से कनेक्ट करके हमें ये मालूम पड़ेगा कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, क्योंकि एमीटर क्या बताता है ना, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये हमको किससे मालूम पड़ जाएगा, एमीटर से मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पर जैसे ही इसको इस तरह से रिएक्शन जब शुरू होती है तो इसमें क्या होता है, जिंक जो कि ज़्यादा क्रियाशील है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इलेक्ट्रॉन तो कहाँ रह जाते हैं, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, और वो जो जिंक +2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग कर वो क्या बना रहा है, जिंक +2 आयन बनाता है, तो जिंक +2 आयन इसके अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर जिंक +2 आयन है और इस सॉल्यूशन में भी जिंक +2 आयन है। तो इन दोनों में यहाँ पर, क्योंकि जिंक +2 आयन ये भी कन्वर्ट कर रहा है, जो जिंक था वो जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ये इलेक्ट्रॉन इस कनेक्टिव वायर के थ्रू यहाँ से इधर चले जाते हैं और यहाँ पर आने लग जाते हैं, और इस सॉल्यूशन में जिंक +2 आयन की मात्रा बढ़ने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी जिंक +2 है और इसके अंदर भी जिंक +2 आयन आने लग। तो ये जो रॉड है, ये रॉड तो क्या होने लग जाती है, पतली होने लग जाती है, क्योंकि जिंक इसमें से इसमें आ जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हो जाता है जिस तरफ ये रिडक्शन हो रहा है, तो इस तरफ ये इलेक्ट्रॉन आने लग जाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन पर जब ये इलेक्ट्रॉन दिखाई देने लग जाते हैं तो यहाँ से ये जो कॉपर +2 आयन है, ये कॉपर +2 आयन इन इलेक्ट्रॉन को, ये कॉपर +2 आयन कहाँ से आया, ये CuSO4 जिसके अंदर कॉपर +2 आयन के फॉर्म में था, ये +2 आयन इस इलेक्ट्रोड को देखकर इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बन जाता है Cu, तो यहाँ पर कॉपर की परत चढ़ने लग जाती है और ये रॉड तो हो जाती है मोटी और ये रॉड हो जाती है पतली। यहाँ सॉल्यूशन क्या हो जाता है, जिंक +2 आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और यहाँ से क्या होता है, कॉपर +2 इधर जब जाने लग जाता है तो कॉपर +2 की कंसंट्रेशन तो होने लग जाती है कम और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। यहाँ पर अब क्या होने लग जाता है, इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है किसके कारण, या तो आयन ट्रांसफ़र होंगे या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। जब इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रांसफ़र होने लग जाता है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। ये हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा
और विद्युत धारा की दिशा एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो यहाँ से विद्युत धारा जनरेट होने लग जाती है और इसे एमीटर में मालूम पड़ जाता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होने लग गई है, इस तरह से। लेकिन अब जब यहाँ पर ये आयन इनबैलेंस्ड हो जाते हैं, अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, तो इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर, क्योंकि जब इसकी कंसंट्रेशन इधर बढ़ रही है, इसकी कंसंट्रेशन इधर बढ़ रही है, तो यहाँ पर एक लवण सेतु यहाँ लगाया जाता है। ये एक उल्टे यू ट्यूब मैंने इस तरह से लगा रखी है, इसको बोलते हैं लवण सेतु। इसके अंदर कुछ कंसंट्रेट सॉल्यूशन भरे रहते हैं, जैसे KCl है, अगर सॉल्यूशन है, KNO3 सॉल्यूशन है। ये अकॉर्डिंग टू हम जो भी ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें भरा जाता है। अगर सॉल्यूशन एक भरा जाता है जो कि क्या करता है, उसको गाढ़ा करने का काम करता है और इसमें भरकर इसको इस तरह से उसमें उल्टा रख दिया जाता है। तब जब इसमें रखा जाता है तो इसमें यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं गिरता, इसमें एक कांच की रुई जैसे इसे लगाया जाता है, जिससे केवल आयन ट्रांसफ़र होते हैं। जो आयन इस तरफ ज़्यादा हो रहे हैं वो इधर ट्रांसफ़र होने लग जाते हैं, और जो इधर ट्रांसफ़र होता है तो वो उसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा है, जैसे KCl है, KCl भी कन्वर्ट होगा, ब्रेक होगा K+ और Cl- में। तो Cl- तो अट्रैक्ट करता है इनको, ये उनको अट्रैक्ट कर लेता है, तो इसकी कंसंट्रेशन को बराबर कर देता है, और इधर सल्फेट आयन उसकी कंसंट्रेशन को बराबर कर देता है। तो दोनों पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बैलेंस्ड होने लग जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, और ये प्रोसेस चलती रहती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते रहते हैं। इस तरह से ये यहाँ पर जब यहाँ इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस पर आ जाते हैं इलेक्ट्रोड की, और यहाँ पर कॉपर की सरफेस, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इसकी सरफेस पर कॉपर चिपकने लग जाता है, तो यहाँ पर ये तो हो जाता है नेगेटिव और ये हो जाता है पॉजिटिव, इसलिए इसको बोला जाता है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड और इसको बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। यहाँ पर जो एनोड है वो एनोड, जैसे आपने इतने सालों से पढ़ते आ रहे हो, उसमें आपने देखा है कि एनोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है और कैथोड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज का होता है, क्योंकि उसमें बैटरी के नेगेटिव पोल से इसको जोड़ दिया जाता है। लेकिन जब हम यहाँ पर डेनियल सेल की बात करते हैं, गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं, तो यहाँ पर अपोजिट हो जाता है। यहाँ हमको ये ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव चार्ज हुआ है वो क्या है, एनोड है, और जहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो वाला इलेक्ट्रोड क्या है, कैथोड है। ध्यान कैसे रखना है हमको, ये जो मैंने जिंक लिया है, इस जिंक को हमेशा, यानी कि जो भी जिंक नहीं, जो भी क्रियाशील धातु आप ले रहे हैं, जिसमें भी ऑक्सीकरण बताना चाह रहे हैं, ऑक्सीकरण क्रिया हमेशा हम कहाँ लेंगे, लेफ्ट साइड लेंगे, और रिडक्शन रिएक्शन हम हमेशा राइट साइड लेंगे। इस तरह से हम याद रख सकते हैं इसको लोन से। लोन यानी लेफ्ट साइड, एल से क्या हो गया लेफ्ट, ओ से हो गया ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। और ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड काम कर रहा है एनोड का। अभी मैंने यहाँ बताया ये एनोड का काम कर रहा है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आ जाते हैं, इसलिए इस पर चार्ज कौन सा हमको दिखाई देने लग जाता है, नेगेटिव चार्ज। इसलिए ये जो एनोड है ये कैसा एनोड है, नेगेटिव पोल है, नेगेटिव पोल का काम करता है। तो लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड एंड नेगेटिव। इसका जस्ट अपोजिट देखते हैं, एल का अपोजिट ये राइट साइड रखे जाते हैं, और ऑक्सीडेशन का अपोजिट ये रिडक्शन होता है, एनोड का अपोजिट यहाँ कैथोड होता है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, इसका जस्ट अपोजिट ये हो जाता है। इसी से हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव। ये सारे अभी जो हमारा चल रहा है उसमें ये डेनियल सेल और ये सब हटा दिए गए हैं, लेकिन डेनियल सेल अगर हम नहीं समझते हैं, हमको नहीं समझ में आता है, तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, क्योंकि आगे हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इस सेल को विद्युत रासायनिक सेल